क्लास 12 एनसीईआरटी का क्लास 12 फिजिक्स का नया यूनिट देखे जा रहा है, यूनिट 4 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, गतिमान आवेश और चुंबकत्व। पिछला यूनिट इलेक्ट्रिक करंट था, विद्युत धारा, जिसको हम लोग देख चुके हैं। और अब अगला यूनिट हम लोग को देखना है, यूनिट 4। यहाँ पर जो हम लोग पढ़ चुके हैं यूनिट 1 से, अगर हम लोग बात करें, यूनिट 1 और 2 था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसके पहले हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर बात कर चुके हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर वैद्युतिकी, इस पर हम लोग जब इस ब्रांच में, फिजिक्स के इस ब्रांच में हम लोग जो बात करते हैं उसमें हम लोग देखते हैं कि चार्ज जो जिस फील्ड के बारे में पढ़ते हैं या जो पढ़ते हैं हम लोग, जो कि एक चार्ज है या बहुत सारा चार्ज है और चार्ज स्टैटिक है। आवेश स्थिर है। तो एक स्थिर आवेश या स्थिर आवेशों का निकाय, स्टैटिक चार्ज या चार्ज का ऐसा सिस्टम जिसमें सभी चार्ज स्टैटिक हो, अपने अपने जगह पर रेस्ट में हो, रुके हुए हो, उसके कारण उसके सराउंडिंग में, उसके आसपास जो फील्ड तैयार होता था, हम लोग उसका नाम दिए थे इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र, स्थिर आवेश के कारण जो चार्ज रेस्ट में। अब हम लोग बात करेंगे कि अगर चार्ज चलेगा, मूव करेगा तो क्या होगा। अगर चार्ज में मोशन आ जाए, मान लेते हैं v वेलोसिटी से, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से बात करेंगे, बाद में धीरे धीरे बढ़ेगा मैं। तो जब मूविंग चार्ज होगा, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म जैसा भी हो, जब चार्ज मूव करेगा v वेलोसिटी से, कुछ इस तरह का वेलोसिटी उसके पास मोशन रहेगा, तब क्या कुछ होगा नया, उसके बारे में देखेंगे। और थोड़ा देर में हम लोग देखेंगे भी कि एक मूविंग चार्ज, गतिमान आवेश, इसमें गति आ गया, मूव करने लगा, तो मूविंग चार्ज अपने आसपास चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता था, पहले से हम लोग जान रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को सिंबल दिए थे E। अब हम लोग देखेंगे कि जब चार्ज मोशन में होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो रहेगा ही, उसके अलावे, ऐसे नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो जाएगा, उसके अलावे उस रीजन में, उस क्षेत्र में, उसके चारों तरफ के क्षेत्र में एक नया फील्ड तैयार होगा जिसको हम नाम देंगे मैग्नेटिक फील्ड, सिंबल B है, मैग्नेटिक फील्ड। तो चार्ज जब मूव करता रहेगा तो हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अलावा, ठीक है, तो चार्ज जब मूव करता रहेगा तो हम लोग अभी सीखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अलावा वहां एक नया फील्ड तैयार होता है, उसका नाम दिया गया है मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र। इसके बारे में हम लोग को इस चैप्टर में, इस यूनिट में देखना है। लेकिन इस पर बात करने से पहले हम लोग एक फेमस एक्सपेरिमेंट पर बात करते हैं, या इस पर हम बात करते हैं कि पहले जैसे इलेक्ट्रिक करंट एक अलग ब्रांच माना जाता था, करंट के बारे में, करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक अलग ब्रांच था। और मैग्नेटिज्म जो हम लोग जानते हैं कि एक चुंबक अपने आसपास, एक मैग्नेट अपने आसपास के जितना भी आयरन या मैग्नेटिक सब्सटेंस है, लोहा या निकेल जो भी है, उसको अट्रैक्ट करता है। वहां भी मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम लोग पढ़े हैं। तो पहले करंट, इलेक्ट्रिसिटी एक अलग ब्रांच था, मैग्नेटिज्म एक अलग ब्रांच था। दोनों का कहीं से कोई भी कनेक्शन नहीं माना जाता था, दोनों को सेपरेट ब्रांच माना जाता था। बहुत दिन तक इसी तरह से पढ़ा गया, इसका स्टडी अलग से किया गया, इसका स्टडी अलग से किया गया। लेकिन एक एक्सपेरिमेंट हुआ
ऑर्स्टेड नाम के साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया और उससे उसमें ऑब्जर्व किया कि करंट के जैसे किसी भी वायर में अगर करंट है उसके आसपास अगर मैग्नेटिक नीडल रखा हुआ है, चुंबकीय सुई, तो उसमें डिफ्लेक्शन देखा गया ऑर्स्टेड के द्वारा। ऑर्स्टेड ने ऐसा ऑब्जर्व किया, ऐसा ऑब्जर्वेशन किया, जब किसी वायर में करंट चल रहा हो तो उसके पास रखे चुंबकीय सुई में, मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन हो रहा है, जैसा कि एक मैग्नेट के नजदीक रखने पर होता है, यहाँ करंट के आसपास ऐसा हो रहा है। तो यहाँ से क्लू मिला कि करंट अपने आसपास ठीक उसी तरह का कुछ फील्ड तैयार कर रहा है जैसा कि एक मैग्नेट तैयार करता है। तो फिर इस पर बात चलने लगा और फिर इस एक्सपेरिमेंट से कहा गया कि करंट वायर या करंट जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिज्म जो दोनों अलग अलग ब्रांच था, इसके बाद दोनों का स्टडी एक साथ होने लगा और नया ब्रांच बना इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो हम लोग थोड़ा इस पर एक्सपेरिमेंट में बात करते हैं, ऑर्स्टेड के एक्सपेरिमेंट पर। हम लोग इस तरह का एक सिस्टम, एक एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट तैयार करते हैं। सिंपल सर्किट, बैटरी, स्विच लगा हुआ है और वायर है, इधर से करंट निकला, और यहाँ एक कार्डबोर्ड है, इस पर लोहा का कुछ बुरादा आयरन फाइलिंग्स रख देते हैं और हम लोग इसको थपथपाते हैं थोड़ा। तो देखते हैं कि जब तक इसमें करंट नहीं है, स्विच ऑन नहीं है, जब तक स्विच ओपन है, करंट नहीं है, तब तक इस आयरन फाइलिंग को जब हम लोग लोहे के बुरादे को जब हम लोग थपथपाते हैं कार्डबोर्ड पर, तो किसी भी तरह का कोई रेगुलर पैटर्न तैयार नहीं होता है, किसी एक तरह का मतलब व्यवस्थापना कुछ नहीं होता है। लेकिन जब स्विच ऑन कर दिया जाता है और तब करंट तैयार होता है, और करंट बनने के बाद जब उसी एक्सपेरिमेंट को फिर से किया जाता है, जब तक हम नहीं थपथपाएंगे तब तक आयरन फाइलिंग इसी तरह बिखरा रहेगा, कोई भी किसी तरह का पैटर्न नहीं मिलेगा। लेकिन जब हम थपथपाते हैं तो हम देखेंगे कि यहाँ पर थपथपाने के बाद इस तरह का सर्कुलर पैटर्न बना लेता है लोहा का बुरादा। इससे यही समझ में आता है कि इसका मतलब है, ध्यान देना है कि जब करंट नहीं था तो किसी भी तरह का यहाँ आसपास कुछ भी इस तरह का क्रिएट नहीं था जो लोहा के बुरादा को इस तरह से तैयार कर दे, इस तरह से पैटर्न में ला सके, चाहे स्थिर हो चाहे हम थपथपा दें तो भी, कार्डबोर्ड को हल्का हिलाएं इस तरह से तो भी इस तरह का कोई पैटर्न नहीं बना था करंट के नहीं होने पर। लेकिन जैसे ही करंट आया तो हम दो चीज देखेंगे कि करंट आने के बाद ऐसा नहीं कि तुरंत पैटर्न तैयार हो गया, उसके लिए हमको कार्डबोर्ड को थपथपाना पड़ा। इसका मतलब है कि जब इसको मोशन में लाए, सबसे पहले तो करंट आने के बाद एक फील्ड तैयार हुआ। अगर पहले से फील्ड बनाना था तो पहले भी ऐसा पैटर्न बन जाता है। तो इससे यही क्लू मिला कि करंट आने के बाद एक फील्ड बना है। लेकिन फील्ड कब काम किया, जब हम इसको, इस लोहे के कण को, लोहे के पार्टिकल को जब हम मोशन में लाए तब। तो एक नया टाइप का फील्ड था, इसी फील्ड को कहा गया मैग्नेटिक फील्ड। नया टाइप का, इसका नेचर तो पहले से पता था, जिस तरह का एक मैग्नेट के कारण जो आसपास फील्ड बनता था, इसका नेचर ठीक उसी तरह का था। तो कहा गया कि करंट भी अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड तैयार करता है, और उस मैग्नेटिक फील्ड का प्रभाव, उस मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट अगर हम देखें तो रुके हुए चीज पर नहीं होता, बल्कि रुके हुए मैग्नेटिक सब्सटेंस पर नहीं होता, बल्कि जब उसको मोशन में लाया गया, इस तरह से जब हम उसको प्लेट में थपथपाए थे तो इसमें जो मोशन आया तब इस तरह का पैटर्न तैयार हुआ। यानी इस जो नए फील्ड का जो नेचर है, एक तो मूविंग चार्ज के कारण, करंट का मतलब चार्ज चला, तो मूविंग चार्ज के कारण क्रिएट हुआ, और अपना इफेक्ट भी मूविंग चार्ज पर ही दिखाया, गतिमान आवेश के कारण ही तैयार हुआ, और अपना असर, अपना प्रभाव गतिमान आवेश पर ही दिखलाता है। इस बात को हम लोग यहाँ से समझ सकते हैं। तो हम लोग जब इतना अभी तक बात किए, इस पे कंक्लूजन यही निकला,
और अभी और भी इसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुआ, ऑस्टेट के बाद इसमें और भी डेवलपमेंट हुआ, बहुत ज़्यादा रिसर्च और तब देखा गया कि जो मैग्नेटिज्म का जो मेन रीजन है, जो डीप जो कंसेप्ट है, जब जाएंगे उसका तो पाया गया कि कहीं ना कहीं करंट ही, मूविंग चार्ज ही मैग्नेटिज्म का ओरिजिन है, उसका मूल कारण है। तो हम लोग जो अभी तक सीखे कि स्टैटिक चार्ज स्थिर आवेश क्या तैयार करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड या शॉर्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हम लोग वैद्युत क्षेत्र यानी ई से सिंबल ई दिए थे। अब हम लोग क्या सीखे कि जब चार्ज में मोशन हो यानी मूविंग चार्ज, गतिमान आवेश। अब हम लोग क्या सीखे कि गतिमान आवेश इलेक्ट्रिक फील्ड आवेश है, तो गति इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनाएगा ही, मैग्नेटिक फील्ड भी बना रहा है। मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड, इन एडिशन टू इलेक्ट्रिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र बना रहा है। लेकिन ध्यान रखना है वैद्युत क्षेत्र के अलावा, ऐसा नहीं कि वैद्युत क्षेत्र समाप्त हो गया, वैद्युत क्षेत्र पहले से भी था, अभी भी है, अब उसके अलावा एक नया क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे तैयार हो गया। एक और चीज हम लोग सीखे कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रभाव, ध्यान रखना है इस पर, इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रभाव रुके हुए चार्ज पर भी होता है, चलते हुए चार्ज पर भी होता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का प्रभाव इसका सिर्फ मूविंग चार्ज पर इफेक्ट ऑन मूविंग चार्ज, मतलब इसका इफेक्ट, इसका प्रभाव उसी चार्ज पर होगा जो मूविंग हो। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, कोई क्राइटेरिया नहीं था कि मूविंग हो या रुका हो, इसमें दोनों में काम करता था, लेकिन यहाँ कंडीशन है कि मैग्नेटिक फील्ड उसी चार्ज पर फोर्स लगाएगा, अपना इफेक्ट दिखलाएगा जो मूविंग हो, या हम कह सकते हैं मूविंग चार्ज, या कह सकते हैं करंट, इसको हम लोग यहाँ भी कह सकते हैं मूविंग चार्ज और करंट, इलेक्ट्रिक करंट या धारा, विद्युत धारा। यानी अब हम लोग यहाँ से सीखे कि मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड तैयार करता है, गतिमान आवेश या धारा मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र तैयार करता है, और अपना प्रभाव भी मूविंग चार्ज या करंट पर ही दर्शाता है, दिखलाता है। जिस नए मैग्नेटिक फील्ड, जिस नए फील्ड के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र, उससे सिंबल पे बात करते हैं। उसका सिंबल, उसे जो डिनोट किया जाता है बी से डिनोट किया जाता है, और वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए इस पर एरो दिया जाएगा। तो बी हो गया मैग्नेटिक फील्ड के लिए सिंबल। इस मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट होता है टेस्ला, टी से टेस्ला साइंटिस्ट का नाम है, जो इस पर बहुत ज्यादा काम किया, तो उसके लिए इसके उनके सम्मान में इसका यूनिट बना दिया गया, एसआई यूनिट को टेस्ला लिखा जाता है। यह इसका दूसरा यूनिट भी है, आगे चलकर हम लोग सीखेंगे, वेबर पर मीटर स्क्वायर, डब्ल्यू से हो गया वेबर पर मीटर स्क्वायर। दूसरा एक फेमस यूनिट है जी यानी गॉस, छोटा यूनिट है, जैसे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड बहुत कम होता है, तो बहुत कम मैग्नेटिक फील्ड के लिए टेस्ला बहुत बड़ा हो जाता है प्रैक्टिकली, तो छोटे मैग्नेटिक फील्ड के लिए गॉस यूज किया जाता है। एक गॉस 10 to the power -4 टेस्ला के बराबर होता है, या उल्टा कहते हैं तो एक टेस्ला 10 to the power 4 गॉस के बराबर होता है। तो सिंबल और यूनिट को याद रखना है। आगे हम लोग बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड, कैसे हम लोग इस यूनिट को देखेंगे, कैसे कैसे स्टडी करेंगे। सबसे पहले यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जब हम स्टडी करेंगे तो इसका दो बात देखेंगे, एक इसके काउज को देखेंगे और दूसरा इसका इफेक्ट देखेंगे। मतलब मैग्नेटिक फील्ड कौन तैयार किया, मूविंग चार्ज या करंट। तो पहले इसको सीखेंगे कि मूविंग चार्ज के कारण या करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, कितना होगा, किस नेचर का होगा, उसको देखेंगे, और तब उसका इफेक्ट देखेंगे कि किसी दूसरे मूविंग चार्ज पर या करंट पर उसका क्या इफेक्ट होता है। इफेक्ट में भी दो चीज हम लोग मूविंग चार्ज पर भी देखेंगे, मूविंग चार्ज पर कैसे फोर्स लगाता है, और
फिर हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक या करंट कैरिंग वायर पर किस तरह से फोर्स लगाता है। यानी हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे इस चैप्टर को। एक उसके कारण पे बात करेंगे, किस कारण से बना, या जिस कारण से बना, जिस सिस्टम के कारण बना, इसके लिए फंडामेंटल लॉ क्या है, उसको मेजरमेंट करने के लिए, उसको मापने के लिए क्या बेसिक नियम है उसको देखेंगे, और उसके लिए क्या क्या फिर फॉर्मूला होगा, उसका क्या नेचर होगा उसको सीखेंगे। और दूसरे भाग में उसके प्रभाव के बारे में बात करेंगे, इफेक्ट का बात करेंगे, जिसमें हम लोग फिर से वही दो बात करेंगे। उसका प्रभाव गतिमान आवेश पर क्या है, इस पर बात करेंगे। फिर धारावाही तार यानी वैसे तार पर जिसमें धारावाही मतलब धारा चल रहा हो, जिसमें धारा प्रवाहित हो रहा हो, उस तार पर किस तरह से यह प्रभाव डालेगा, इसके बारे में सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इससे, कॉज से। एनसीईआरटी में पहले इस सेक्शन को के बारे में लिखा हुआ है, बाद में इसको हम लोग उल्टा पढ़ रहे हैं। पहले हम लोग इस क्या कहते हैं, इस भाग को पहले देखेंगे, कारण को। तो यहाँ पे याद रखना है, पहले समझना है कि हम लोग सीखने जा रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड मूविंग चार्ज जो क्रिएट किया, उस मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या बेसिक रूल है, और अलग अलग सिस्टम जो हम लोग देखेंगे, 3-4 सिस्टम जो फेमस है, जो कॉमन है, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या तैयार होता है, उसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले से बात करेंगे बायो सावर्ट लॉ। टी साइलेंट है, बायो सावर्ट का नियम। जिस तरह से हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बात किए थे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो तैयार हो रहा था, उसके लिए बेसिक लॉ था कूलॉम्स लॉ। वहां से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक फंडामेंटल फॉर्मूला तैयार किए थे, और फिर उससे आगे बात किए थे। तो इसी तरह सबसे बेसिक यहाँ पे हम बात करें, जैसे वहाँ कूलॉम्स लॉ था, और एक और बेसिक लॉ पढ़े थे सिमेट्री, जहाँ पे बहुत आसान सिचुएशन रहेगा, वहाँ पे कूलॉम्स लॉ से कभी कभी अच्छा रिजल्ट गॉस लॉ देता था। उसी तरह हम लोग यहाँ भी बात करेंगे। यहाँ भी दो बेसिक लॉ है, बायो सावर्ट लॉ, और जब हम आगे और पढ़ेंगे तो देखेंगे कि कहीं कहीं जो बहुत आसान सिचुएशन रहेगा तो इससे भी बेहतर हो जाएगा वहाँ पर एम्पियर्स लॉ। तो ऐसा नहीं कि दोनों अलग अलग है, दोनों एक ही है, दोनों फंडामेंटल है, अपने अपने यूज के हिसाब से। कहीं बायो सावर्ट का लॉ बेहतर हो जाता है, तो कहीं एम्पियर्स लॉ बेहतर हो जाता है। जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कहीं कूलॉम्स का लॉ बेहतर था, तो कहीं गॉस का लॉ बेहतर था, अपने अपने जगह पे। स्टार्ट करते हैं लोग बायो सावर्ट लॉ से। बायो सावर्ट लॉ है कि एक करंट कैरिंग वायर, इस तरह का एक वायर मान लेते हैं, और इस वायर में बायो सावर्ट जो मैग्नेटिक फील्ड का जो बायो सावर्ट का जो लॉ है मैग्नेटिक फील्ड के लिए है, करंट कैरिंग वायर के लिए है। करंट कैरिंग वायर में भी एक करंट एलिमेंट के लिए, यानी इस पूरे वायर के लिए नहीं बल्कि वायर के एक छोटे हिस्से के लिए है करंट एलिमेंट। धारा अवयव, इसके लिए हम लोग सिंबल देंगे, क्योंकि छोटा टुकड़ा है तो इसका लंबाई हम लोग मान लेते हैं DL, और वायर से होकर जो करंट जा रहा है I करंट जा रहा है, तो IDL। और इस करंट के लिए करंट के डायरेक्शन को शो करने के लिए इस पे एरो दिया रहेगा, यानी इसको हम वेक्टर क्वांटिटी जैसा ट्रीट करेंगे, डायरेक्शन को भी समझेंगे। फिलहाल हम लोग सिंबल समझ रहे हैं कि बायो सावर्ट का लॉ एक करंट एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला देता है, करंट एलिमेंट यानी धारा अवयव के लिए, जिसका सिंबल है IDL। और करंट एलिमेंट क्या है, किसी भी वायर का एक टुकड़ा है जिसका लंबाई DL है, और उस वायर से, और I यहाँ पर जो है उस वायर में फ्लो करने वाला, उस तार में चलने वाला विद्युत धारा है I। डायरेक्शन पे जब बात करेंगे तो डायरेक्शन में हम इस जो भी हम लोग टुकड़ा लिए हैं उस पर एक टेंजेंट खींचेंगे, बहुत छोटा है DL, स्मॉल एलिमेंट है, तो उसको पॉइंट पे से ट्रीट कर सकते हैं, बहुत कम है, इनफिनिटेसिमली स्मॉल होता है। तो यहाँ पर हम इस पॉइंट पर एक टेंजेंट खींचेंगे, स्पर्श रेखा।
आइडियल का डायरेक्शन उसी टेंजेंट की तरफ होगा, स्पर्श रेखा की तरफ होगा, इसको हम आइडियल नाम दे देते हैं। और उस टेंजेंट में दो डायरेक्शन है, एक इस तरफ एक इस तरफ, तो करंट हम लोग देखेंगे किस तरफ है उस वायर में, उसके हिसाब से डायरेक्शन देंगे। क्योंकि अभी हम लोग करंट हम लोग ऊपर जाता हुआ दिखा रहे हैं तो आइडियल का डायरेक्शन इधर दिखाएंगे। यानी आइडियल के लिए जब बात करेंगे सबसे पहले आइडियल क्या हो गया, करंट एलिमेंट क्या हो गया, आइडियल उस वायर का एक छोटा सा टुकड़ा हो गया जिसका लंबाई dl मान रहे हैं, बहुत छोटा लेंथ है, उस वायर में चलने वाला करंट I है, दोनों को मिला के आइडियल लिख रहे हैं। एरो डायरेक्शन के लिए वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन कैसे लेना है, जिस जगह में एलिमेंट लेना है उस जगह टेंजेंट खींचेंगे उस वायर पर, उस तार पर एक स्पर्श रेखा खींचेंगे और स्पर्श रेखा में जो डायरेक्शन देंगे उस तरफ देंगे जिधर करंट चल रहा है। जैसे अभी करंट इधर जा रहा है तो इधर देना, अगर करंट हम लोग इधर नीचे जाते हुए दिखाते तो हम लोग इस तरफ एरो देते, आइडियल का डायरेक्शन इस तरफ देते। तो बायो-सावर्त लॉ इसी एलिमेंट के लिए है। मान लेते हैं इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड के लिए फॉर्मूला बायो-सावर्त के नाम से हम लोग जानना चाहते हैं इस एलिमेंट के कारण। तो इस एलिमेंट से इस पॉइंट का पोजीशन क्या है, दूरी क्या है, r। इस पॉइंट से इस एलिमेंट से उस पॉइंट को मिला दिए जहां पर उसको मैग्नेटिक फील्ड देना है, प्राप्त करना है, या बायो-सावर्त लॉ जिस फॉर्मूला को दे रहा है, जिस जगह मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला दे रहा है उस पॉइंट को हम लोग b मान रहे हैं, p मान रहे हैं, पॉइंट p। एलिमेंट से उसका डिस्टेंस r है और यहाँ पर हम एलिमेंट टू p इस r को भी पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं। इस पॉइंट p का पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश इस एलिमेंट से वेक्टर r है, यानी उसका डायरेक्शन देंगे एलिमेंट टू पॉइंट p, अवयव से p के तरफ, और इस दोनों वेक्टर के बीच एंगल हम लोग मान लेते हैं थीटा। तो करंट एलिमेंट ले लिए क्या, तो उसको देख लिए, जिस पॉइंट पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड जानना चाह रहे हैं उसको हम लोग पॉइंट P मान लिए। पॉइंट P का पोजीशन क्या है, तो एलिमेंट से r दूरी पर है और r पे एरो दिए हैं पोजीशन वेक्टर जिसका डायरेक्शन है एलिमेंट टू P, ना कि P टू एलिमेंट, ध्यान रखना है, एलिमेंट टू पॉइंट P, अवयव से P के तरफ। अब बायो-सावर्त का नियम क्या है उसको देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड due to current element धारा अवयव के कारण चुंबकीय क्षेत्र, इसके लिए क्या फॉर्मूला दिया बायो-सावर्त के लिए उसको देखते हैं। सबसे पहले अवयव के कारण मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल अभी तुरंत हम लोग बात किए B, मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल है B। तो चूंकि एलिमेंट के कारण है इसलिए हम लोग यहाँ B लेकर के D भी लिखेंगे। टोटल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है बल्कि सिर्फ उस एलिमेंट के कारण है, इसलिए हम लोग सिंबल दे रहे हैं DB, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट। अब जो हम लोग लॉ लिखने जा रहे हैं, जो फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं, एक्सपेरिमेंट से आया है और एक्सपेरिमेंट करके देखा गया कि जब हम एलिमेंट का लंबाई ज्यादा लेंगे तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। कंपास, मैग्नेटिक कंपास लेके, मैग्नेटिक नीडल लेके, चुंबकीय सुई लेके हम उसके डिफ्लेक्शन को देख सकते हैं, उसमें आने वाले विक्षेप को देख के बता सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा कब हुआ कम कब हुआ। तो हम लोग गौर करेंगे जब करंट बढ़ता है तो डिफ्लेक्शन बढ़ जाता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गया, यानी I के समानुपाती होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। dl को लंबाई को बढ़ाएंगे तो ज्यादा, यानी इसका अमाउंट ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, इसको हम लोग देखेंगे। डिस्टेंस के हिसाब से देखेंगे तो जब हम दूरी को बढ़ाएंगे घटाएंगे ठीक उल्टा चलेगा, जैसे कूलम्ब्स लॉ में था दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती था, उसी तरह यहाँ भी देखेंगे। तो सबको मिला करके डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला लिख रहे हैं कि dv जो बराबर है इक्वल टू म्यू 0/4 जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक था 1/4 एप्सिलॉन 0, तो म्यू 0/4 I dl इसके प्रोपोर्शनल है, इसको ऊपर लेंगे, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दूरी के वर्ग के, तो उसको नीचे लेंगे। और एक और चीज देखा गया कि सिर्फ इस दोनों पे डिपेंड नहीं करता है, यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है इलेक्ट्रोस्टैटिक से कि सोर्स और डिस्टेंस पर तो डिपेंड किया ही, साथ में इस दोनों वेक्टर के बीच के एंगल पर भी डिपेंड करता है, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में
ऐसा कोई भी एंगल डिपेंडेंस नहीं था, कोण की निर्भरता नहीं थी वहां पे। यहाँ पर एंगल हम लोग ध्यान देंगे, एक्सपेरिमेंट से देखा गया बायो-सावर्ट के द्वारा कि इसके प्रोपोर्शनल, दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, व्युत्क्रमानुपाती और साइन थीटा के प्रोपोर्शनल पाया गया। तो मिला करके एक लॉ दिया गया कि dv इज इक्वल टू म्यू 0.4 पाई आई dl sin थीटा बाय r स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो चूंकि यहाँ वेक्टर है तो इधर वेक्टर होना चाहिए, तो इसको इस तरह से दिया गया ताकि उसमें मैग्नीट्यूड दिया जाए और उसका सही से डायरेक्शन भी पता चले। तो इसके लिए रूल है, इसके लिए फॉर्मूला बनाएंगे इस तरह से, जो मेन फॉर्मूला है आई dl क्रॉस r, चूंकि एक r ऊपर दिए यहाँ r स्क्वायर होना था, एक r ऊपर इंटू किए हैं इसलिए यहाँ r क्यूब हो जाएगा। तो बायो-सावर्ट लॉ यही है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट, किसी धारा अवयव के कारण चुंबकीय क्षेत्र dv एट पॉइंट p पर, जो से r डिस्टेंस पर है, dv बराबर हो जाएगा कांस्टेंट म्यू 0/4 पाई आई dl क्रॉस r बाय r क्यूब। अब एक एक करके इसको समझते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ बात करें तो मैग्नीट्यूड ऑफ dv अगर हम बात करें dv का परिमाण तो सिंपल एरो हट जाएगा, म्यू 0 या हम ऐसे भी दे सकते हैं बाय 4 पाई इंटू क्रॉस प्रोडक्ट। हम लोग पढ़े ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन थीटा, तो इसलिए हम लोग साइन थीटा हटा के यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट लाते हैं विकल्प। तो इसको हम लोग तोड़ के क्या लिखेंगे, आई डी एल आर साइन थीटा बाय आर क्यूब, और आर क्यूब हट जाएगा, एक आर कट जाएगा तो यहाँ पर से आर स्क्वायर हो जाएगा। यानी जो मैग्नीट्यूड का बात करेंगे तो सिंपल हो जाएगा आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, कांस्टेंट म्यू 0/4 पाई। म्यू 0 जो यहाँ कांस्टेंट है म्यू 0, जैसे वहां एप्सिलॉन 0 था परमिटिविटी, यहाँ पे इसका नाम दिया गया परमिएबिलिटी। मैग्नेटिक वहां इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी था, यहाँ मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, हिंदी में चुंबकशीलता, और इसका वैल्यू है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। यूनिट होता है टेस्ला मीटर बाय एम्पियर। कैसे होता है उसको देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड के यूनिट के बारे में हम लोग जानते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट हो गया टेस्ला टी, इसका यूनिट हो गया टेस्ला, इसका यूनिट हम लोग तैयार कर रहे हैं, नंबर है 4 पाई, इसका यूनिट होगा नहीं आई। यहाँ से अगर देखेंगे तो टेस्ला, या इसका अच्छा होगा यहाँ से मैग्नीट्यूड से देखें, इस तरफ हो जाएगा टेस्ला, म्यू 0 का यूनिट निकालना ही है हम लोग को, म्यू 0 आई एम्पियर, डीएल यानी मीटर, लंबाई का मीटर हो गया, साइन थीटा रेशियो है, इसका कोई यूनिट नहीं होगा, आर स्क्वायर यानी मीटर स्क्वायर, एक मीटर कट जाएगा, यानी म्यू 0 का यूनिट हो जाएगा टेस्ला इंटू मीटर बाय एम्पियर, टेस्ला इंटू मीटर बाय एम्पियर। तो म्यू 0 का वैल्यू हो गया इलेक्ट्रिकल पर मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम, इसको भी ध्यान रखना है। किसी मटेरियल की बातें करें, यहाँ पे चारों तरफ वैक्यूम है या एयर है, चुंबकशीलता है निर्वात की, निर्वात की चुंबकशीलता का मान हो गया 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ टेस्ला मीटर बाय एम्पियर, या हम कह सकते हैं शॉर्ट में म्यू 0 बाय 4 पाई हो गया डायरेक्ट 10⁻⁷ टेस्ला मीटर बाय एम्पियर। ऐसे भी बात कर सकते हैं कि इसका डायरेक्ट इस पूरे कांस्टेंट का वैल्यू डायरेक्ट 10⁻⁷ टेस्ला मीटर बाय एम्पियर। तो यही था बायो-सावर्ट का लॉ।
बायो सावर्ट लॉ, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ऐसा हो गया, ध्यान देना है। करंट एलिमेंट के लिए फॉर्मूला है, मैग्नीट्यूड इतना होगा, कांस्टेंट का वैल्यू ऐसा होगा। डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड का बात की है, चूंकि वेक्टर क्वांटिटी तो डायरेक्शन भी होगा। डायरेक्शन के लिए अगर हम ध्यान दें तो यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट में हम लोग पढ़े हैं राइट हैंड स्क्रू रूल, यानी इसके डायरेक्शन के लिए हम लोग को डायरेक्शन ऑफ डीवी जानने के लिए राइट हैंड स्क्रू रूल फॉलो करना होगा। तो जब हम लोग किसी सिस्टम के लिए बात करेंगे तो वहां इस रूल को समझेंगे। सिंपल है, इसके तरफ हम लोग राइट हैंड से स्क्रू लेंगे, स्क्रू ड्राइवर पकड़ेंगे, डीएल की तरफ हम लोग इस डीएल और आर जिस प्लेन पर है उसके परपेंडिकुलर रखेंगे। जैसे अभी इस बोर्ड पे है डीएल भी और आर भी, इस बोर्ड के परपेंडिकुलर रख देंगे। और पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ राइट हैंड से इसको घुमाएंगे। तो जिस तरफ इसका डायरेक्शन होगा, जिस तरफ स्क्रू जाएगा, जैसे अभी इसका डायरेक्शन डीएल से आर जब घुमाएंगे तो अंदर की तरफ जाएगा, तो पी पर मैग्नेटिक फील्ड की दिशा अंदर की तरफ होगा, अंदर की तरफ होगी। अगर हम इस तरफ देखते तो आर इधर होता, जैसे मान लेते हैं करंट एलिमेंट, करंट का डायरेक्शन इधर है, अभी हम लोग इधर बात किए इस तरफ। अगर हम इस तरफ बात किए रहते तो हम इस तरफ घूमते, डीएल क्रॉस आर ऐसे होता, फिर बाहर हो जाता, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर लेते। तो आगे चल के हम लोग जब जब आएगा सर इसके बारे में बात करेंगे, रिलेटेड भी देखेंगे। फिलहाल इतना ही बायो सावर्ट लॉ पे। दो नोटेशन यहाँ पे हम लिख दें, क्योंकि प्लेन पर परपेंडिकुलर में बात है तो प्लेन पर कभी अंदर की तरफ आएगा, कभी बाहर की तरफ आएगा। तो इसके लिए दो सिंबल यूज करेंगे हम लोग इस चैप्टर में। क्रॉस मतलब नॉर्मली, इनटू द पेज, और डॉट का मतलब नॉर्मली आउट ऑफ द पेज। हम लोग जिस पेज पर बात करेंगे, पेज जो हम लोग यहाँ बोर्ड प्लेन है, हम लोग के पेपर पर अभिलंबतः, नॉर्मली अभिलंबतः अंदर की तरफ, और यहाँ पर पेपर पर डॉट जब रहेगा तो हम समझ जाएंगे डायरेक्शन है पेपर पर अभिलंबतः बाहर की तरफ, यानी कहीं ऐसा स्पेस दिया रहे और कहा जाए कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, तो हम समझ जाएंगे कि बी का डायरेक्शन इस प्लेन पर परपेंडिकुलर है और अंदर की तरफ है। कहीं ऐसा दिया जाए कि फिगर इस तरह से दे दे कि मैग्नेटिक फील्ड इस तरह का है, तो हम समझ जाएंगे कि बी यानी मैग्नेटिक फील्ड की दिशा पेज पर नॉर्मल है, बोर्ड पर नॉर्मल है, लेकिन बाहर की तरफ है। तो यही था बायो सावर्ट लॉ।